सोचिए किसी एक व्यक्ति का विचार जो पूरी तरह से गलत था, वो विज्ञान की दुनिया पर 1200 से भी ज्यादा सालों तक कैसे राज कर सकता है। ये कोई मामूली बात नहीं है। बिल्कुल। आज हम एक ऐसे ही विचारक की दुनिया में उतरने वाले हैं जिनकी कह सकते हैं एक गलती ने सदियों तक दुनिया को एक धागे में पिरोए रखा। हाँ, आज हमारी चर्चा का केंद्र है क्लॉडियस टॉलेमी, एक खगोल शास्त्री, गणितज्ञ और भूगोलवेत्ता, जिनकी सोच ने न सिर्फ ब्रह्मांड को देखने का एक नजरिया दिया, बिल्कुल बल्कि अनजाने में दुनिया का इतिहास ही बदल दिया। बिल्कुल। और हमारी ये पड़ताल स्टोरी ऑफ टॉलेमी पीडीएफ नाम के दस्तावेज पर आधारित है। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि टॉलेमी कौन थे, बल्कि ये समझना है कि उनका ब्रह्मांड का वो जो भूकेंद्रित मॉडल था, जियोसेंट्रिक मॉडल, वो गलत होते हुए भी इतना प्रभावशाली क्यों था, मतलब इतना उपयोगी कैसे हो गया। हाँ, इसी पहेली को आज खोलना है। चलिए तो फिर इसे परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम किस दौर की बात कर रहे हैं। टॉलेमी लगभग 100 से 170 ईस्वी के बीच थे। मतलब रोमन साम्राज्य का समय। हाँ, जब रोमन साम्राज्य अपने चरम पर था। और टॉलेमी मिस्र के अलेक्जेंड्रिया शहर में रहते थे और वहीं काम करते थे। अलेक्जेंड्रिया यानी उस वक्त की ज्ञान की राजधानी, जहां दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी। इसका उन पर जरूर बहुत गहरा असर पड़ा होगा। बहुत ज्यादा। आप इसे ऐसे समझिए कि उस समय का सारा ज्ञान, मतलब यूनान और रोम की सदियों की खोज, सब कुछ उनकी पहुंच में था। अच्छा। वो एक ऐसे इंटेलेक्चुअल हब में बैठे थे जहां दुनिया भर के विचार टकराते थे। इसी माहौल ने उन्हें वो कच्चा माल दिया जिससे उन्होंने अपने महान ग्रंथ तैयार किए। तो वो सिर्फ एक विचारक नहीं थे। नहीं, वो अपने समय के ज्ञान के सबसे बड़े व्यवस्थापक भी थे, कह सकते हैं। और यहीं से उनके सबसे मशहूर काम आल्माजेस की कहानी शुरू होती है। सुना है ये खगोल विज्ञान पर लिखी गई 13 किताबों की एक सीरीज थी। हाँ, और इसकी अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि इसका असली नाम कुछ और था। अल्माजिस नाम तो इसे बाद में अरब विद्वानों ने दिया। अच्छा, उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है महानतम ग्रंथ। वाह। और ये किताब यूरोप और अरब दुनिया में 1000 साल से भी ज्यादा तक एस्ट्रोनॉमी की, समझिए, बाइबल मानी जाती थी। और इसी में उन्होंने अपना वो मशहूर मॉडल दिया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के बीच में स्थिर है और सूरज, चांद, ग्रह सब उसके चक्कर काट रहे हैं। आज के समय में ये बात सुनने में थोड़ी बचकानी लगती है ना? हाँ, लगती तो है, लेकिन यही तो टॉलेमी की प्रतिभा छिपी है। उन्होंने ये मॉडल सिर्फ कल्पना या धर्म के आधार पर नहीं बनाया था। तो फिर किस आधार पर? उनका लक्ष्य था घटनाओं को बचाना, सेव द फिनोमेना। मतलब आकाश में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसे गणित और ज्यामिति से समझाना। ये एक पूरी तरह से वैज्ञानिक कोशिश थी। एक मिनट, लेकिन एक बात समझ नहीं आई। अगर सब कुछ पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, तो किसी ग्रह को अपनी चाल उल्टी क्यों करनी चाहिए? बिल्कुल सही सवाल। मैंने पढ़ा है कि ग्रह कभी कभी आसमान में आगे जाते जाते रुकते हैं, फिर पीछे जाते हैं और फिर दोबारा आगे बढ़ने लगते हैं। इसे रेट्रोग्रेड मोशन कहते हैं ना? हाँ हाँ, रेट्रोग्रेड मोशन। ये तो उनके मॉडल के हिसाब से मुमकिन ही नहीं लगता। क्या लोगों ने ये देखकर उनके मॉडल पर सवाल नहीं उठाया? उन्होंने इस पहेली को कैसे सुलझाया? यही तो सबसे दिलचस्प हिस्सा है और यही उनकी गणितीय प्रतिभा दिखती है। इस पहेली को सुलझाने के लिए उन्होंने एपिसाइकल्स और डिफरेंस का एक बहुत ही जटिल लेकिन शानदार सिस्टम बनाया। एपिसाइकल्स, ये सुनने में ही मुश्किल लग रहा है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? इसे ऐसे समझिए, एक बड़ा गोलाकार रास्ता है जिसे डिफरेंट कहते हैं। ठीक है। मान लीजिए कि ग्रह का केंद्र इस रास्ते पे घूम रहा है, लेकिन ग्रह खुद उस केंद्र के चारों ओर एक और छोटे गोले पर घूम रहा है, जिसे एपिसाइकल कहते हैं। बिल्कुल। मतलब एक पहिया दूसरे बड़े पहिए के किनारे पर घूम रहा है, जो खुद भी घूम रहा है। ये तो किसी सर्कस के करतब जैसा लगता है। कह सकते हैं। और ये सिस्टम काम कर गया। लोगों ने इसे मान लिया। न सिर्फ मान लिया, बल्कि ये कमाल का काम कर गया। इस जटिल सिस्टम से वो ग्रहों की उल्टी चाल को गणितीय रूप से एकदम सटीक तरीके से समझाने में कामयाब रहे। मतलब भविष्यवाणियां सही होती थी। बिल्कुल सटीक। भले ये मॉडल असलियत में गलत था, लेकिन इसकी भविष्यवाणियां इतनी सटीक थीं कि सदियों तक खगोलविदों को ग्रहों की सही पोजीशन पता करने में इससे मदद मिली। इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू इतनी ज्यादा थी कि किसी को शक ही नहीं हुआ। हाँ, जरूरत ही महसूस नहीं हुई। ये एक खूबसूरत झूठ था जो सच से भी ज्यादा काम का था। कमाल है। तो अल्माजिस में सिर्फ ग्रहों की चाल के बारे में ही था या और भी कुछ था? नहीं, बहुत कुछ था। उन्होंने 1000 से ज्यादा तारों की एक लिस्ट बनाई,
उनकी चमक और पोजीशन के साथ। फिर उन्हें 48 नक्षत्रों मतलब कॉन्स्टलेशंस में बांटा। अच्छा। और हैरानी की बात यह है कि आज हम जिन 88 नक्षत्रों को जानते हैं उनमें से ज्यादातर टॉलेमी के ही दिए हुए हैं। ये तो बहुत बड़ा योगदान है। और भी है, उन्होंने खगोलीय गणनाओं के लिए त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री को एक व्यवस्थित गणितीय टूल के तौर पर विकसित किया। तो वो सिर्फ थ्योरी नहीं दे रहे थे, बल्कि उसे साबित करने और इस्तेमाल करने के लिए गणितीय औजार भी बना रहे थे। ठीक है, यानी उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को एक गणित के सिस्टम में बांध दिया। लेकिन जिस धरती पर हम रहते हैं, क्या उसके बारे में भी उन्होंने इसी तरह सोचा? क्या उन्होंने आसमान के साथ साथ दुनिया का भी नक्शा बनाने की कोशिश की? बिल्कुल, और उनका तरीका वही था, गणित और ज्योमेट्री। यहीं से उनका दूसरा महान ग्रंथ जियोग्राफिया सामने आता है। जियोग्राफिया। हाँ, ये सिर्फ एक नक्शा नहीं था, बल्कि नक्शा बनाने के विज्ञान यानी कार्टोग्राफी पर एक पूरी गाइड बुक थी। तो इसमें क्या खास बात थी? नक्शे तो पहले भी बनते होंगे। खास बात थी उनका तरीका। ज्योग्राफिया का सबसे बड़ा और क्रांतिकारी योगदान था अक्षांश यानी लैटिट्यूड और देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड के ग्रिड सिस्टम का इस्तेमाल। ग्रिड सिस्टम? हाँ, उन्होंने पहली बार ये विचार दिया कि पूरी दुनिया को एक ग्रिड में बांटा जा सकता है और हर जगह की लोकेशन को अंकों में बताया जा सकता है। ये तो आज के जीपीएस जैसा लग रहा है। मतलब उन्होंने उस जमाने में ये सोच लिया था? एक तरह से हाँ, उन्होंने सिर्फ विचार नहीं दिया, बल्कि उस समय ज्ञात लगभग 8000 जगहों के कोऑर्डिनेट्स भी दिए, रोम से लेकर भारत तक। 8000? हाँ, ये पहली बार था कि दुनिया का नक्शा बनाने के लिए इतने वैज्ञानिक और गणितीय तरीके का इस्तेमाल किया गया। इसने मॉडर्न कार्टोग्राफी की नींव रखी। लेकिन मैंने सुना है कि इसमें भी एक बहुत बड़ी गलती थी। हाँ, और वो गलती इतिहास बदलने वाली साबित हुई। हमारे स्रोत दस्तावेज में इसका साफ जिक्र है। टॉलेमी ने पृथ्वी का आकार यानी उसका घेरा सरकमफेरेंस वो असल से काफी कम आंका था, और उन्होंने एशिया महाद्वीप को भी जरूरत से ज्यादा पूर्व की तरफ फैलाया हुआ दिखाया। अच्छा, और इसका असर क्या हुआ? इसका असर पड़ा 1300 साल बाद क्रिस्टोफर कोलंबस पर। कोलंबस पर? कैसे? कोलंबस ने टॉलेमी का नक्शा पढ़ा और उनकी गणना पर भरोसा किया। टॉलेमी के छोटे आकार की पृथ्वी और फैले हुए एशिया की वजह से कोलंबस को लगा कि यूरोप से पश्चिम की ओर जहाज चलाकर भारत या चीन पहुंचना बहुत आसान और छोटा रास्ता है। और वो इसी गलतफहमी में अपनी यात्रा पर निकल पड़े। बिल्कुल, और एक नई दुनिया अमेरिका पहुंच गए। वाह, मतलब टॉलेमी की एक गलती ने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। असल में भी ये तो विज्ञान के इतिहास का एक बहुत ही मजेदार किस्सा है। बिल्कुल, कि कैसे एक भूल भी इतनी बड़ी खोज की वजह बन सकती है। ये दिखाता है कि विचारों का असर कितना गहरा और अप्रत्याशित हो सकता है। हमने खगोल विज्ञान और भूगोल की बात की, लेकिन उस दौर में ज्योतिष का भी बहुत बोलबाला था। क्या टॉलेमी ने उस पर भी काम किया? हाँ, और ये उनके काम का एक जरूरी पहलू है। उन्होंने ज्योतिष पर एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था टेट्राबिब्लोस। टेट्राबिब्लोस। तो क्या उस जमाने में ज्योतिष और खगोल विज्ञान में कोई फर्क नहीं था? आज तो हम इन्हें बिल्कुल अलग मानते हैं। बिल्कुल नहीं। उस दौर में आसमान को देखना सिर्फ गणित या ज्यामिति का खेल नहीं था। ये माना जाता था कि ऊपर जो हो रहा है उसका सीधा असर नीचे धरती पर पड़ता है। अच्छा। टॉलेमी ने टेट्राबिब्लोस में इसी को एक सिस्टम देने की कोशिश की। वो ये नहीं कह रहे थे कि सितारे आपका भविष्य बताते हैं, बल्कि कुछ और कह रहे थे। हाँ, वो ये तर्क दे रहे थे कि जैसे चांद समुद्र में ज्वार भाटा लाता है या सूरज मौसम बदलता है, वैसे ही ग्रहों की स्थिति का असर फसलों पर, हवा पर और शायद इंसानी मिजाज पर भी पड़ता होगा। मतलब वो इसे अंधविश्वास से निकालकर एक तरह का प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो कारण और प्रभाव पर आधारित हो। एकदम सही। वो आकाशीय घटनाओं और धरती पर होने वाले बदलावों के बीच एक तर्कसंगत रिश्ता स्थापित करना चाहते थे। उनके लिए ज्योतिष खगोल विज्ञान का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन था। तो सब कुछ समेटते हैं। उनका ब्रह्मांड का मॉडल गलत था। गलत था। पृथ्वी के आकार की उनकी गणना गलत थी। वो भी गलत थी। फिर भी आज हम उन्हें विज्ञान के इतिहास में इतनी ऊंची जगह क्यों कहते हैं? उनकी असली विरासत क्या है? देखिए, उनकी विरासत उनके मॉडल के सही या गलत होने से कहीं ज्यादा बड़ी है। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है उनका तरीका, उनका मेथड। हाँ, उनका मेथड। वो शायद पहले बड़े विचारक थे जिन्होंने कहा, जो दिखता है उसे गणित से समझाओ। उन्होंने सिर्फ फलसफा नहीं दिया, बल्कि हर चीज का हिसाब किताब करके एक पूरा सिस्टम बनाया। आज साइंस इसी तरह काम करती है,
देखो, नापो और फॉर्मूला बनाओ। तो उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति की नींव रखी। एक तरह से, हाँ। ठीक है, तो उनका वैज्ञानिक तरीका पहला पॉइंट था, लेकिन उनके विचार तो ज्यादातर गलत थे। तो फिर ऐसी क्या चीज थी उनके काम में जिसे लोगों ने सदियों तक सहेज कर रखा? सिर्फ तरीका तो काफी नहीं हो सकता। नहीं, दूसरा, और ये शायद उनके मॉडल से भी ज्यादा जरूरी है, उन्होंने एक लाइब्रेरियन की भूमिका निभाई। लाइब्रेरियन? हाँ, हमें ये याद रखना होगा कि उस दौर में ज्ञान कागजों पर था, जो खो सकता था। टॉलेमी ने अपने से पहले की सदियों की यूनानी और रोमन खगोल विद्या को एक जगह इकट्ठा किया, उसे व्यवस्थित किया। अगर वो अल्माजेस्ट नहीं लिखते तो हो सकता है कि हिप्पार्कस जैसे कई महान विचारकों का काम हम तक कभी पहुंचता ही नहीं। अच्छा, तो वो एक पुल बन गए। बिल्कुल, एक पुल जिसने प्राचीन ज्ञान को अंधकार युग, डार्क एजेस के पार पहुंचाया। और तीसरा बिंदु, क्या वो एक तरह का शुरुआती बिंदु भी थे? बिल्कुल। तीसरा ये कि उनके काम ने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आधार, एक शुरुआती बिंदु तैयार किया। हजारों सालों तक बाइजेंटाइन, अरब और यूरोपीय वैज्ञानिकों ने उनके काम का अध्ययन किया, उसका अनुवाद किया और उसी पर आगे काम किया। और फिर आखिरकार कोपरनिकस और केपलर जैसे खगोलविदों ने उन्हीं की नींव पर खड़े होकर, उन्हीं की डेटा का इस्तेमाल करते हुए उनके मॉडल की कमियों को पहचाना और उसे सुधारा। ये तो बड़े अजीब बात है। मतलब विज्ञान की तरक्की एक बहुत अच्छे गलत जवाब से शुरू हुई। अगर टॉलेमी ने इतना विस्तृत और गणितीय रूप से संतोषजनक गलत जवाब ना दिया होता, तो शायद कोपरनिकस को सही जवाब खोजने में और भी ज्यादा वक्त लगता। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। विज्ञान इसी तरह आगे बढ़ता है। हाँ, किसी पुरानी थ्योरी को चुनौती देकर ही नई और बेहतर थ्योरी बनती है। टॉलेमी ने वो पुरानी लेकिन अपने समय की सबसे बेहतरीन और मजबूत थ्योरी दी थी, जिसे गिराने के लिए कोपरनिकस जैसी प्रतिभा की जरूरत पड़ी। तो आज की इस चर्चा से हमने टॉलेमी के कई चेहरे देखे। एक महान गणितज्ञ, एक सावधानी से काम करने वाले खगोल शास्त्री, दुनिया का नक्शा बदलने वाले भूगोलवेत्ता, और एक ऐसे विचारक जिनका गलत मॉडल भी विज्ञान के लिए वरदान साबित हुआ। हाँ, ये कहानी हमें सिखाती है कि विज्ञान सीधी रेखा में नहीं चलता। बिल्कुल नहीं। कभी कभी एक गलत कदम भी आपको सही रास्ते के करीब ले आता है, बशर्ते वो कदम तर्क और अवलोकन पर आधारित हो। टॉलेमी का काम उस चुनौती का सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसने 1200 साल बाद एक वैज्ञानिक क्रांति को जन्म दिया। ये सब सोचने पर एक बड़ा दिलचस्प सवाल खड़ा होता है, कैसे कोई विचार जो मौलिक रूप से गलत हो, विज्ञान के लिए 1200 से अधिक वर्षों तक इतना महत्वपूर्ण और उपयोगी बना रह सकता है। और ये हमें आज के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। हमारे आज के जो सिद्ध वैज्ञानिक तथ्य हैं, उनमें से कौन से तथ्य ऐसे हैं जिन्हें 1200 साल बाद के लोग एक सुरुचिपूर्ण, उपयोगी लेकिन अंततः गलत साबित होने वाले मील के पत्थर के रूप में देखेंगे?